नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, जो कि एग्जाम आपका फाइनली जो है आपका 30 मार्च को कंडक्ट होना है। एडमिट कार्ड को लेकर के काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे हैं, तो देखिए एडमिट कार्ड इसका जो है 25 मार्च तक आपके आ जाएंगे। जैसा कि इसके पहले जो भी आपका डीएलएड का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, आप देखेंगे तो एग्जाम के जो है 5 दिन बिफोर आपका एडमिट कार्ड आपका जो है रिलीज होता है। तो आप सभी लोगों को 25 जो है मार्च तक आपको वेट करना है। निश्चित रूप से आपका एग्जाम आपका 30 मार्च को कंडक्ट होना है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। और लगातार जितनी भी चीज़ों को आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया हुआ है, कंटिन्यू आप सभी लोग जो है रिवीजन करते रहे। बाकी जो भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, कंटिन्यू आप लोग रिवीजन करते रहें। और बुक वाला सीट को आपको छोड़ना नहीं है। बुक में जितनी भी आपका सीट दिया गया है, या फिर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपका दिया गया है, जीएस पेपर आपका दिया गया, हिंदी पेपर आपको दिया गया, इसको कंप्लीटली आप सभी लोगों को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि बुक में आप देखेंगे तो मिक्सलेनियस क्वेश्चन आपका दिया जाता है, जो डीएलएड के पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस दिया गया है। इसको आपको कभी भी आपको नहीं छोड़ना है। सिर्फ नोट्स पढ़ लेने से आपका रिजल्ट फाइनली आपका नहीं हो जाएगा। बुक ही आपका एक ऐसा आपका कंटेंट है। देखिए नोट्स जो मैंने आपको दिया है उसमें क्या है कि लगातार जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आपका आया था उसको मैंने आपको कंप्लीटली आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है। लेकिन इसके लिए रिजल्ट बेहतर के लिए आपको लगातार बुक के अंतर्गत जितनी भी आपका सेट दिया गया है, इसको कंप्लीटली आप सभी लोगों को जो है कंटिन्यू आप सभी लोगों को लगाते रहना है। साथ जो मैंने आपको बुक आपको प्रिपेयर किया था, इसके अंतर्गत टोटल आपका जो है 20 आपका सेट आपका डाला गया है, जिसमें कि आपका जो है 10 तक आपका क्लियर आपका हो चुका है। तो 2 सेशन करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग लगातार 2 सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों काफ़ी जल्दी हम लोग जो है इसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे। फिर आपको रिवीजन पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो कंटिन्यू आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चंस को लगाते रहे। तो ये क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आइए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका जो है साइंस का आपका सेशन कंप्लीट होगा। पहले आपका 20 क्वेश्चन, फिर हम लोग जो है जीके पर चलेंगे। सेशन वाइज करके आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है। तो अच्छे तरीका से सभी क्वेश्चंस को आपको जो है ध्यानपूर्वक पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको आंसर लगाना है। 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है और थोड़ा फास्टली चलना है। देखिए फास्ट इसीलिए आप ही लोगों के लिए चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन कम समय में हम लोग कवर कर पाए। और जो आपके टाइम बचेंगे ये आपको जो है नोट्स में लगाएंगे, तो आपको नोट्स भी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों दिया गया है पहला क्वेश्चन, यहाँ से आपका जीएस का पेपर शुरू होता है। कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चंस मैंने जो है आपको फ्रेंड्स जो है नोट्स में भी सिलेक्ट कर दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस आपका रिपीट किया गया है, इसलिए मैंने नोट्स में कलेक्ट आपको कर दिया है। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, न्यूट्रॉन्स की जो खोज किया गया था ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि वैसा तत्व जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु कहा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान समान है। देखिए फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि द्रव्यमान जब समान होता है तो इसे हम लोग कहते हैं संभारिक। देखिए द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है, इसे हम लोग कहते हैं संभारिक। जबकि द्रव्यमान अलग अलग होता है तो इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। देखिए केंद्रक का जो न्यूक्लियन होता है फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसमें आपका न्यूट्रॉन और आपके जो है प्रोटॉन्स आपके होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा के बाहर में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आप सभी लोगों को याद रखना है केंद्रक में कौन कौन से आपके जो है तत्व पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन और फ्रेंड्स आपका प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब देखिए प्रश्न में आपका पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि केंद्रक इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। केंद्रक इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान के घटाव। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है। देखिए दिया गया आपका हीलियम दिया गया है, सोडियम क्लोराइड दिया गया है, NH आपको 3 दिया गया, अमोनिया दिया गया है, CHCl3 दिया गया। किसका गलनांक उच्चतम है? कौन सा ऐसा आपका जो है इसमें आपका कंपाउंड्स है जिसका कि गलनांक आपका अधिकतम दिया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा NaCl, यानी कि आपके सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का घोल अनुमान के लिए अच्छा सूचक है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का अनुमान बोला जा रहा है कि अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा फेनॉल्फथेलिन, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस का लेवल मिलने के बाद छात्र क्या करते हैं कि जो है क्लास छोड़ देते हैं। आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का लेवल अगर आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए जो है इजी क्वेश्चन तो मैं भी डाल सकता हूँ। इजी क्वेश्चन डालने से क्या होता है कि अभ्यर्थी को जो है अच्छा लगता है जब आप सभी क्वेश्चंस को आप बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम्स में ऐसा होगा तो होता नहीं है। एग्जाम्स में क्या है कि सभी तरह के क्वेश्चंस आपका सेट किया जाता है और आप लोग वो क्या करते हैं कि जब इजी क्वेश्चंस डाला जाता है तो आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपको बना लेने से नहीं होगा। आप जब तक कि बेहतर रैंक नहीं लाएंगे तब तक आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपका प्रीफेयर नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सभी तरह के क्वेश्चन को आपको लगाना है सेट पैटर्न पर आधारित जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा अपक्षेपित होगा। क्या होगा साथियों, आपका तांबा जो है आपका अपक्षेपित होगा। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है हमारा, जैसे कि साथियों आपको पता है कि जैसे कॉपर सल्फेट आपको दिया गया है, CuSO4 आपको दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि जो है आपका एक लौह के तार को यानी कि Fe को जब इसमें डाला जाता है, जैसा कि कॉपर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आयरन जो होता है, लोहा होता है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करके ये क्या करेगा तो FeSO4 आपका बना लेगा और कॉपर जो हमारा है जिसे हम लोग तांबा कहते हैं इसको ये आपका विस्थापित कर देगा। तो यही आपका कारण है कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तांबा को विस्थापित कर देगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि जब किसी घोल को एक कहा जा रहा है कि अर्ध परागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं। देखिए याद रखिएगा आप लोग, डायरेक्टली डिफिनेशन टाइप का दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं। क्या इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है परासरण। ऑप्शन हमारा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। देखिए फिर जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है तो द्रव स्नेही के रूप में फिर जाना जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अपशिष्ट समस्थानिक का वजन क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 25 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों देखिए ये जो आपका प्रूव्ड होता है ये आपका थियोरेटिकल आपका चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है डायरेक्टली आपका न्यूमेरिकल टाइप का नहीं बनता है, ये आपका थियोरेटिकल होता है। इसी कारण से इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूँ। हालांकि सारे न्यूमेरिकल को मैं जो है सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे तो जब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जो है आप 2 ऑर्डर रिएक्शन को आप पढ़ेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे +2 के एग्जाम्स में तो ही आपको इस जो है आपका इक्वेशन को आपको जो है प्रूव्ड करके आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर अगर मैं प्रूव्ड करूँगा थियोरेटिकल तो कम से कम 10 से आपका जो है 9-10 मिनट आपका लग जाएगा, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है इन चीज़ों को थोड़ा जो है आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की हानि बोला जा रहा है कि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। देखिए प्रश्न की इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है, एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। क्या कहा जाता है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसी फंड से आपका उपचयन कहा जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत है ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीजियम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखना सीजियम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है शुष्क बर्फ है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुष्क बर्फ आपका क्या है, तो यही दोनों में से कोई आपका एक आपका आंसर है। आप सभी लोगों को पहले हिट करना है। आप देखेंगे दोस्तों तो शुष्क जो हमारा बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि हीरा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों
प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप में आपके हीरा पाए जाते हैं। हीरा का जो प्रयोग किया जाता है कांच को जो है काटने के लिए किया जाता है। हीरा का जो अपवर्तनांक आपका साथियों होता है 2.42 होता है। हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरा हमें चमकते हुए प्रतीत होता है। अब आप सभी लोगों को बताना है हीरा क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है कार्बन का अपरूप होता है और ये आपका शुद्ध कार्बन होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कई बार इस क्वेश्चन को मैंने आपको कवर भी कराया है, बिल्कुल आप सभी लोगों से क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न है एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार कहा जा रहा है कि विभाजित होती है। देखिए प्रश्न को आप समझिएगा। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 59 मिनट आपका लेगा। ध्यान रखना आप सभी लोग कितना लेगा, 59 मिनट आपका लेगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 59 के बाद डायरेक्टली आपका 60 हो जाता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 59 मिनट। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लें तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में बोला जा रहा है कि समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसा कि आपको पता है कि जो राइजोबियम की हमारी क्रियाएं होती है पेड़ पौधों में, इसमें आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो नाइट्रोजन आपके जो है जिम्मेदार होते हैं और इसको जो उत्तेजित करता है ये किनके द्वारा किया जाता है, ये चीज़ आपका पूछा जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका राइजोबियम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है डीएलएड के एग्जाम में, तो आप सभी लोग याद रखना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन आपका साथियों ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन एवं तेल की जो है गोलिका आपकी होती है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि हफीम पाया जाता है। देखिए दोस्तों हफीम की अगर बात किया जाए तो हफीम पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका पापावर जो है आपका सोमनीफेरम से जो है हफीम की प्राप्ति किया जाता है। आप सभी लोगों को इसका नाम याद रखना है। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन तोरण का मात्रक नहीं हो सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपके डीएलएड के एग्जाम में, याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए दोस्तों मीटर जो आपका है इसको किलोमीटर में बदला जा सकता है, तो ये आपका त्वरण का मात्रक हो सकता है। आप देखेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदला जा सकता है, तो ये भी आपका त्वरण का मात्रक हो सकता है। मीटर को मीटर में और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया, ये तो आपका होता ही है। आप देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर होता है और यहाँ पर देखेंगे तो आपका सेकेंड दिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि त्वरण के एसआई मात्रा के आपके नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है साथियों कि सम्राट अशोक ने अपनाया। देखिए बताना है कि सम्राट अशोक जो है ये किस धर्म को अपनाए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करिए जो है कीजिएगा। बोला जा रहा है कि सम्राट अशोक ने अपनाया, तो ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया गया है कि कौटिल्य ने रचना की, इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। कौटिल्य ने रचना की। देखिए साथियों जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का जनक जो माना जाता है ये कौटिल्य को माना जाता है, और आप सभी लोगों को बताना है कौटिल्य ने रचना किया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र का। ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, ये आपको बताना है। साथियों बताना है कि अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया की। ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया का। ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। देखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण फ्रेंड्स बताना है किनके द्वारा करवाया गया था। देखिए लाल किला कहाँ पर है, तो आपके जो है नई दिल्ली के अंतर्गत है, और दिल्ली के जो लाल किले का निर्माण करवाया गया था ये किनके द्वारा, तो ये शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री के ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर
दिल्ली के अंतिम जो है मुगल बादशाह थे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? फिरोज गांधी, महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी, आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। सारे सीट को आपको एक मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना है। तो साथियों देखेंगे तो प्लासी का जो आपका युद्ध आपका लड़ा गया था, ये कब हुआ था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1757 में फ्रेंड्स आपके लड़े गए थे। याद रखेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में आपके लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इंपोर्टेंट रहेगा, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और दोस्तों याद रखेंगे हमारा जो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था? तो ये आपका जो है बन करके तैयार हुआ था 24 नवंबर 1949 को, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितने समय लगा था? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का टोटल जो है आपका भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। तो डीएलएड में आपके पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को जो है कब जो है लागू किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 24 नवंबर 1950 को फ्रेंड्स आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथियों हम जो है जन्मजात नागरिक हो जाते हैं, कहाँ के? तो भारत के। ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो दिया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें, सभी ऑप्शन को पहले ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए। तो देखेंगे साथियों, तो लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सेट वाला क्वेश्चन लगाने से आप देखेंगे तो सभी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और बिल्कुल डीएलएड में भी यही चीज़ें आपके होने हैं। बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन आपका जो अरेंज आपको जब सिस्टम पर दिखेगा तो आपको लगेगा कि क्या आपने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। आप देखेंगे तो क्या है कि देखिए यूट्यूब पर क्या है कि आप मैक्सिमम जगह पर आप देखेंगे तो क्या है कि इजी क्वेश्चन इसलिए डाला जाता है ताकि आप क्या करेंगे कि जो है इजी क्वेश्चन, चूंकि अभ्यर्थी मैक्सिमम देखेंगे तो 90% अभ्यर्थी वही करते हैं, इजी क्वेश्चन ही सिर्फ पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पे जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले लेते हैं तो आपको मज़ा भी आता है। तो आप क्या करते हैं कि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि तैयारी बेहतर है। लेकिन एग्जाम्स में आप बैठेंगे, जो नए कैंडिडेट है अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठ रहे होंगे, तो आपको जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए कि क्या पैटर्न आपका है पूछने का, उस पैटर्न पर आपके सारे क्वेश्चंस आपके आने हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चंस को आपको देखना है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पर कमांडिंग होना चाहिए, क्योंकि यही आपके फाइनली जो है कि आप जितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं उतना लगभग अभ्यर्थी बना लेते हैं। लेकिन आपको टॉप कॉलेज आपको चाहिए, बेहतर जगह पर 10,000 में आपको क्लियर करना है, 15,000 में जो है पूरा आपको डीएलएड फाइनल करना है, तो इसके लिए आपको मॉडरेट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी आपको जो है बेहतर जगह पर फ्रेंड्स आपका कॉलेज प्रीफेयर होगा, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज आपका प्रीफेयर किया जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बड़े नगरों में स्थानीय शासन की व्यवस्थाएं कहलाती है। देखिए बड़े नगरों में स्थानीय शासन की व्यवस्थाएं कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों बताना है। तो ये आपका नगर निगम कहलाती है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं। तो देखिए प्रश्न को एक बार आप लोग रिपीट कर लेना। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसे कहा जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे हम लोग कहते हैं बीडीओ, जिसे कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ध्यान रखना है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय संविधान के जनक हैं, इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, भारतीय संविधान के जनक कौन है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, दिया गया आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए भारतीय संविधान के जो जनक हैं ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति है
जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने कि पहला गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो 1929 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर फिर बात करेंगे तो 1932 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो 1931, 1932 हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान ने जो है भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकार को प्रदान किया है, तो टोटल आपका फ्रेंड्स हो जाएगा 6। आप देखेंगे तो ये जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसकी की चर्चा की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका किया गया है, और भाग जो है आपका 3 के अंतर्गत आपका किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल हमारा जो है 7 फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार था, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के ए में आपका डाल दिया गया है। यही आपका कारण है कि संपत्ति के अधिकार को जब कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया, तो वर्तमान संविधान में अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो टोटल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार आपके बचे हुए हैं, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में 12 से लेकर आर्टिकल आपका 35 तक अगर देखा जाए तो आपका जो है मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए आर्टिकल आपका 35 से लेकर के जो है 12 से लेकर के 35 तक को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी पॉइंट को साथियों याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। ये देखिए क्वेश्चन आपके जो है रिपीट किया गया है, तो याद रखेंगे आप लोग। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है फ्रेंड्स, ये आपको बार बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रेटर झील है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। देखिए बताइएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए मौलिक अधिकार का जो चर्चा है ये आपका भाग 3 के अंतर्गत है, जबकि फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य की अगर बात करेंगे तो ये आपका भाग 4 के अंतर्गत आपका पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। सभी तरह के क्वेश्चंस आपका इंक्लूड किया गया है जो बिहार डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य, देखिए फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका 4 दिया गया है, 4 का यहाँ पर आपका को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट आपका हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ रहता को, तब हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको नहीं लगाना है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 4 के को में आपका है। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है फ्रेंड्स, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। देखिए चुनाव आयोग का जो चर्चा किया गया है आर्टिकल आपका 324 से लेकर के आपका जो है 329 तक आपका जो है चुनाव आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल ध्यान रखेंगे, और ये आपका जो है चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग कहते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, का मुख्यालय कहाँ पर है। इंपोर्टेंट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों, ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में है। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। IMF जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, साथियों याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन फंड आपका DC में है। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। सभी ऑप्शन को पहले आप लोग पढ़िए। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता की दर, वैशाली की दिया गया है कि लिच्छवी गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा क्या था कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसके लिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली की तिलछवी गणतंत्र। ऑप्शन आपका साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। पठार को, पर्वत को, जल को, मैदान को। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखना, मानव चित्र में नीले रंग जो द्वारा जो दिखाए गए आपके भाग होते हैं, ये आपका यहाँ पर होता है जल, यानी ऑप्शन हमारा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक सेट फाइनली यहाँ से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मौखिक टेस्ट के रूप में आप सभी लोगों को एक सेट यहाँ पर आपने लगा लिया। जो भी आपका सेट वाला क्वेश्चन आएगा इसको कंप्लीटली आपको
मौखिक टेस्ट के रूप में आपको फ्रेंड्स लगाना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साथियों जो है आपका नेक्स्ट आपका सेशन आपका शुरू होता है। तो यहाँ से भी आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। अगला यहाँ से आपका जो है विज्ञान का सेशन यहाँ से आपका कंप्लीट आपका होगा। तो अगला क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ से फिर आपको देखना है कि कितना आप जो है 40 क्वेश्चन में से आप एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। यही आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका फाइनली रहना है। तो यहाँ पर क्या है कि मौखिक टेस्ट के रूप में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन अमीबिक कहा जा रहा है कि पेचिश पैदा करता है, ये आपको मेरा बताना है। तो निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा अमीबिक पेचिश पैदा करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अमीबिक पेचिश पैदा करता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन बच्चों को जन्म देता है। देखिए दिया गया है आपका सशक, मेढक, नाग, छिपकली। देखिए बच्चों को जन्म कौन देता है, ये आपको हमारा बताना है। जो बच्चों को जन्म देगा वो आपके स्तनधारी के अंतर्गत आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सशक। आप देखेंगे तो मेढक अंडे देती है, छिपकली दिया गया है, नाग दिया गया है। मेढक सब जो होते हैं बच्चे को दूध नहीं पिलाता है, इसी कारण से ये सभी जो है आपका बच्चे को जन्म नहीं देता है। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो कई बार आपका रिपीट किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन हमारा साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, इंसुलिन उत्पाद की कमी से निम्न रोग होता है। इसके पहले वाला सेट आप जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने आपको इंसुलिन का जो है काफ़ी बेहतरीन तरीका से रिवील कराया है कि इंसुलिन का जो स्राव होता है अग्नाशय से होता है, और जो अग्नाशय होता है हमारे बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इंसुलिन के अल्प स्रवण के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसे हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके जो है साथियों बनने चाहिए, बिल्कुल आपका 100%। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है। देखिए बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों अगर देखा जाए तो भारत में अब लुप्त हो चुका है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा चीता फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। चीता आप देखेंगे तो अभी जो है भारत में जो है दूसरे देश से लाया गया है, जैसा कि न्यूज में भी काफ़ी ज़्यादा रहा था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनती है। देखिए जो हमारा विटामिन डी होता है ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, और आप देखेंगे तो मछली के तेल में आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इतनी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ये आपको पर बताना है। देखिए द्रव्यमान संख्या आपको पूछा जा रहा है साथियों, सिंपली आपको यहाँ पर ऐड करना है। जब भी कभी द्रव्यमान संख्या पूछा जाता है तो ऐसे केस में खाली सिर्फ आपको ऐड करना रहता है। तो 10 और 9 को ऐड कीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जब एक लाल फूल को हरे कांच में लेकर देखा जाता है तो प्रतीत होता है। देखिए जब भी कभी एक लाल फूल को जो है हरे प्रकाश में लेकर के जाया जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका पुष्प होता है ये क्या करता है कि हरे प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और किसी भी तरह के कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसी कारण से ये हमें काला दिखाए हुए प्रतीत होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि काला बीवर नाम इसलिए दिया जाता है कि, देखिए काला बीवर नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि, तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ये आपका हो जाएगा इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपचयन को कहते हैं, क्या कहा जाता है। देखिएगा प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है, प्रश्न है साथियों कि एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपचयन को कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये आपको मैं बताना है। तो देखिएगा तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं आयनीकरण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है, यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह पर दिन का औसत तापमान कितना हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अधिक हो जाता। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है,
निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। देखिए कहा जा रहा है कि निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का यहाँ पर आपको चयन करना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल प्रकाश। लाल प्रकाश को जो तरंगदैर्घ्य होता है ये काफ़ी ज़्यादा अधिकतम होता है, इसका परिकिरणन जो है न्यूनतम होता है। यही कारण है कि लाल प्रकाश का प्रयोग जो है सिग्नल के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सूर्य कहा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि उत्तम आधार प्रदान करता है। तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये आप देखेंगे साथियों तो केपलर के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? केपलर के द्वारा कहा गया था, याद रखना आप सभी लोग। और यहाँ पर आपको बताना है, तो ये आपको पूछा जा रहा है कि जो है इसका उत्तम आधार प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न ऋतुओं का। पृथ्वी का घूर्णन के कारण से ही जो है ज्वार भाटा या चक्रवात या फिर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 12 मीटर लंबी और 12 किलोग्राम भार वाली एक समान छड़ को इसके केंद्र के बोला जा रहा है कि धुराग्रस्त दिया गया पर आपका कि धुराग्रस्त कहा जा रहा है कि किया जाता है। एक सिरे से 3 मीटर दूरी पर 10 किलोग्राम का भार डाला गया। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डालना चाहिए, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 किलोग्राम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदर्शन करता है। देखिए ब्राउनी गति के बारे में बताना है, कौन सा जो है आपका नियम इस कथन को निर्देशन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन फिर से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राउनी गति के लिए द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृक्ष का जो गति होता है इसे हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। आप सभी लोग इसको याद रखना है कि द्रव में जो सूक्ष्म कणों का गति होता है इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीटा किरणें वास्तव में है। देखिए फ्रेंड्स बीटा किरणें वास्तव में क्या है। तो बीटा किरणें जो आपका वास्तव में होता है रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बीटा किरण। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, बीटा किरण क्या होता है। तो रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बीटा किरण। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है एक घर में लगे 2 बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है। तो साथियों याद रखना जो बल्ब अधिक रोशनी देगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जो बल्ब कम रोशनी देगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ऐसे केस में आपको बताना है कि घर में लगे 2 बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध किसका पूछा जा रहा है, अधिक होगा। ठीक है, तो आपका जो है चमकीला बल्ब का जो प्रतिरोध होगा ये आपका कम होगा। तो देखिए पूछा जा रहा है कि दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो प्रतिरोध अधिक किसका होगा, तो जो कम जलेगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्यम बल्ब का, यानी ऑप्शन हमारा ये साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, प्रश्न में आप देखेंगे तो दोस्तों कहा जा रहा है कि एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे कि वह जो है आपका अप्रभावित रहता है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो हमारे चिड़िया होते हैं इसकी हड्डी जो है खोखली होती है, इसमें जो है उसके पैरों तले खून नहीं होने के कारण से क्या होता है कि इसे झटका नहीं लगता है, उसके बॉडी को छटने के बाद ही झटका लगता है। तो ऑप्शन हमारा सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। देखिए अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए उपयुक्त धातु क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात का किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर ये कभी डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो प्रतिरोध डिपेंड करता है चालक की लंबाई पर, लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध अधिक उत्पन्न होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपका तापमान पर, जब भी कभी किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध हाई हो जाता है। जबकि अर्धचालक में अगर देखा जाए तो इसका उल्टा होता है। जब भी कभी किसी अर्धचालक में प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो अर्धचालक में क्या होता है कि इसका जो धारा का मान होता है ये आपके जो है बढ़ जाते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ से आपका जो है नेक्स्ट आपका सेशन शुरू होता है कि भारतवर्ष में कितने राज्य हैं ये आपको नंबर बताना है। ये तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल बना दिया होगा। भारत में टोटल 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है, जबकि भारत में टोटल राज्यों की संख्या की बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड? 28 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी साथियों, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो आप ध्यान रखिएगा उदयन ने बसाया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड्स बताना है ये कहाँ पर है। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो ये भारत के उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश? तो भारत के उत्तर पूर्व में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा कपिल वस्तु में। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं। कोयला तथा लोहा कहाँ पर मिलता है? हरियाणा दिया गया है, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो देखिए कोयला तथा हम लोग बात करेंगे लोहा का, तो ये हमें झारखंड में मिलता है। कोयला साथियों धनबाद क्षेत्र में जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। और साथ ही अगर यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम का भी जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो झारखंड के अंतर्गत जो है सिंहभूम नामक एक स्थान है जहाँ पर कि यूरेनियम जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है। देखिए सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है। दिया गया है आपका बौद्ध, मुस्लिम, दिया गया है श्रिष्ठान, और इनमें से आपका जो है किन्हीं के लिए भी नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के लिए जो है सारनाथ आपका है। अगला में अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है। देखिए दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो हमारा है ये आपका गंगा नदी है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी, और इसकी टोटल लंबाई तो 2525 किलोमीटर है। आप ध्यान रखिएगा कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम हिमाचल से माना जाता है। आप सभी लोग इतने फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी है जिसका कि उद्गम स्थल जो है भारत के अंतर्गत होती है, तो आपका हो जाएगा गंगा। अब प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि गंगा नदी जो है आपका कहाँ से नहीं बहती है, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा से होकर के गंगा नदी नहीं बहती है। लद्दाख पहले किस राज्य में था। लद्दाख जो है पहले किस राज्य में था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सोना किस राज्य में मिलता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कवर भी कराया है। आप साथियों याद रखना कि जम्मू में जो है अभी सोना का जो है भंडारण पाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ भी दिया गया है, बिहार एसआई के अंतर्गत अभी पूछा गया था रिसेंटली आपका। आप ध्यान रखिएगा कि सोना किस राज्य में मिलता है। तो सोना साथियों आपका जो है कर्नाटक आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि साथियों अगर हम बात करेंगे हीरा किस राज्य में मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश यानी कि जो है एमपी के अंतर्गत मिलता है। अगर सोना की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि सोना किस राज्य में मिलता है, तो कर्नाटक, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि राजधानी ने किसको नेतृत्व दिया था। सॉरी साथियों मैंने क्या पढ़ दिया। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था, ये आपको नंबर बताना है। तो गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था, तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका कब हुआ था, तो 1917 में। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पहला जो है सत्याग्रह कौन सा था, तो 1917 में हुआ था, जो कि चंपारण सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन आपका जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन हमारा साथियों डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था, तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बाल गंगाधर तिलक का जन्म फ्रेंड्स बताना है ये कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बिल्कुल आप सभी लोगों ने इसको बना लिया होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद,
जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, दिया गया है वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। और भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही संभाले थे। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों कई बार पूछा जाता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और देखिए पूछा जाता है कि भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो कि काफ़ी कम समय तक जो है अपने पद पर रहे थे, तो आपका जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका हो जाएगा, जिनकी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही आपके हो गई थी। तो इतने चीज़ों को याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में साथियों दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था। भारत का जो है राष्ट्रीय गान जन गण मन किनके द्वारा लिखा गया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके अलावा साथियों याद रखेंगे अमार सोनार बंगला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ये भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। जबकि अगर बात किया जाए राष्ट्रीय गीत किनके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। सरोजिनी नायडू फ्रेंड्स भारत की कोकिला के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला में हमारा दिया गया है कि बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़ा था ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत गणराज्य कब बना। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, भारत गणराज्य कब बना ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन सामने दिया गया है, सभी ऑप्शन को पहले पढ़िए आप लोग और निर्णय लीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जो कॉन्फिडेंस को बेहतर करेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में फ्रेंड्स। अगला है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रथम से रिलेटेड आपका पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। कुमार सेन, TN दिया गया है सेशन, सुनील अरोड़ा, अशोक। तो देखिएगा साथियों भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे साथियों, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका सुकुमार सेन। ठीक है, याद रखिएगा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपका सुकुमार सेन थे। ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उसके जो है गठन के लिए डैश लेते हैं। देखिएगा तो प्रश्न में आपका कहा जा रहा है कि खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उसके गठन के लिए डैश लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लाखों वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में जो साथियों गंडक नदी को जाना जाता है ये आपके जाने जाते हैं नारायणी के नाम से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके नारायणी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों विश्व का सबसे बड़ा जो ऊंचा पर्वत शिखर है जिसे हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका नेपाल के अंतर्गत स्थित है। साथियों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई। देखिए तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई, तो ये आपका 1785 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। देखिए प्राथमिक शिक्षा जिसमें कि आप देखेंगे तो 6 से लेकर के जो है 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है जिसका कि वर्णन आर्टिकल 21A के अंतर्गत आपका किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। तो 6 से लेकर के 14 तक जो है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो आर्टिकल 21A के अंतर्गत हमारा दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई ये आपको साथियों बताना है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2002 में दिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी आपका 2 सेट में क्वेश्चन आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। तो यही सब क्वेश्चंस को आपको जो है प्रिपेयर रखना है। बाकी आप सभी लोगों को जो है नोट्स जो प्रोवाइड किया गया है इसको कंप्लीटली रिवीजन करते रहना है
और आप सभी लोगों को लगातार रिवीजन करते रहना है जब तक कि फाइनली आपका एग्जाम कंडक्ट ना हो जाए। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक रखेंगे। साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जो घंटी का आपको आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके आपको ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी जो लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं, लाइक आप सभी लोग अवश्य करते रहें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि इतने लोग मुझे जो है चाह रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू ऑल।